Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations, जिसका कोड जो है MTH485 है. आज Calculus of Variations का जो है 27th lecture start करने जा रहे हैं हम. Let me recall you what we have done in the last lecture. In fact, last lecture के last portions में मैंने आपको recall करवाया था और एक example आपके लिए छोड़ी थी, which was simplest one, in which you have to maximize certain equation with respect to the some other equations, what we call the constraint minimization or maximizations problems in calculus. जो आपने calculus के courses पहले पढ़े हुए हैं, लिए होंगे, उसमें इस तरह के problems आपने application of differentiation में ये किए हुए हैं. अब मैं actually एक नया topic जो है वो start करने जा रहा हूँ आज से, और लास्ट लेक्चर के लास्ट वाले पोर्शन में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एग्जैक्टली क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में जनरलाइजेशन है, वी हैव द फंक्शनल, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल्स हुज इनपुट आर द फंक्शंस. तो हमने फंक्शनल भी तो किसी दूसरे फंक्शनल को एज अ कंस्ट्रेंट ले सकते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कर्व्स विच minimizes or maximizes a certain functional subject to another functional. तो exactly जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि exactly उसी तरह की सिचुएशन हमारे पास है कि हमने एक फंक्शनल के एक्सट्रीम कर्व्स निकालने हैं, और वो फंक्शनल इटसेल्फ एक और फंक्शनल पे जो है मे बी डिपेंड करता हो. कंस्ट्रेंट जिसे कहते हैं कि वो फंक्शनल के कर्व्स जो कि कैंडिडेट्स हैं मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो एक सर्टन फंक्शनल जो है उसको सेटिस्फाई करें. हमने आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ फंक्शनल टू हैव एक्सट्रीम कर्व्स. ये हमने साबित किया हुआ है, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी की थी और इसकी जनरलाइजेशंस भी की हैं, डिफरेंट उनकी एग्जांपल्स भी की हैं. तो हम जो है सबसे पहले आज के लेक्चर में भी ये इसी तरह स्ट्रेटजी वही होगी कि एक फंक्शनल सिंपल सा मैं लूँगा, उसका कंस्ट्रेंट जो है एक और फंक्शनल होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशंस अंडर विच कंडीशंस दिस फंक्शनल अटेन्स एक्सट्रीम कर्व्स. ठीक है, उसके बाद मैं जनरलाइज करूँगा और एक दो एग्जांपल्स जो है एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन टुडेज लेक्चर. और आज का लेक्चर स्टार्ट मैं उसी से करूँगा कि पहले तो मैंने वन वेरिएबल का कैलकुलस में जो आपने कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पढ़ी थी, उसकी एक एग्जांपल आपके लिए मैंने छोड़ भी दी थी. फर्स्ट स्लाइड में मैं वही कॉन्सेप्ट, अगर एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो आपका जो है वो कैलकुलस वाली कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन रिकॉल करवाऊंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर रियल टॉपिक जो कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में फंक्शनल्स के एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो निकालने हैं. लेट्स गो टू द स्लाइड एंड सी व्हाट वी हैव ऑन द स्लाइड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 27th लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स ये आपने कैलकुलस के प्रिलिमिनरी कोर्सेज में जो है ये आपने सीखा होगा, इनफैक्ट अप्लाई भी किया होगा. तो फंक्शन के इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं, वी एक्स वाई. एफ ऑफ एक्स वाई को इनफैक्ट हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई. तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेक्निक यही है कि वी कंस्ट्रक्ट अनदर फंक्शन विच इज वी एक्स वाई, विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड लैम्डा. इनका जो है वो फंक्शन होता है जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स वाई, इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स. अब एग्जैक्टली इसी तरह की टेक्निक हमारे पास होगी. हम सिर्फ हमारे पास फंक्शनल्स में कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में इनफैक्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल होते हैं और ये फंक्शनल होते हैं रादर देन कि ये फंक्शन है with no constraints on v. In fact, original problem was maximize or minimize this function subject to this function g of xy. We make v stationary, तो इसके partial derivative लेंगे with respect to x, partial derivative with respect to y and partial derivative with respect to lambda. इन सब को हम जीरो करेंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन
पॉइंट्स निकालने के लिए यही है कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं सबको आप इक्वल 0 करें, यू विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। Once you have the critical points, then combining the first two equations को combine करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ये जो लिखा हुआ है, और ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। v equals, if we have v equals f1, we solve these equations partial derivative के correspond and this equation simultaneous to get the values of x, y and lambda। अगर हमारे पास constraint जो है, यहाँ पे तो एक ही कंस्ट्रेंट था g, अगर कंस्ट्रेंट एक से ज्यादा हो g1 g2 तो वी विल ऐड अप f of 1 प्लस lambda 1 g1 प्लस lambda 2 g2 so on and so forth, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। vx इक्वल्स नॉट हम करेंगे, vy इक्वल्स नॉट करेंगे, तो इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। vz इक्वल्स नॉट करेंगे एंड v lambda 1 इक्वल्स नॉट एंड v lambda 2 equals not, इनको simultaneously solve करेंगे and we will try to get the values of x, y and lambdas जो कि आपके critical points हो सकते हैं on which the function could have maximum or minimum value of this function capital V। तो ये जो है ये actually हमारा आज का मोटिवेशन तो आपने कैलकुलस से देख ही ली है कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो हैं उनके भी हम कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव इनफैक्ट इस स्लाइड पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइंड द कर्व्स y equals y of x for which this functional has an extreme values या extremum जिसे हम कहते हैं where the admissible curves satisfy the boundary conditions। admissible curves जो हैं वो ये boundary conditions भी satisfy करते हैं। यहां तक तो हमारा कोई नया काम नहीं है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में बल्कि थ्रू आउट कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के लेक्चर में यही प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं, इनकी जनरलाइज भी की हैं। एंड आर सच दैट अनदर फंक्शनल जो है टेक्स अ फिक्स्ड वैल्यू l, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है कोई l, ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये मेरा क्या है कंस्ट्रेंट है। अब मैं हाली इसको इंटरपोलेट करने वाले कर्व y ऑफ x नहीं निकाल रहा जो कि इस पॉइंट्स को स्मॉल a और a, b और कैपिटल B इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट करने वाले कर्व्स नहीं ढूंढ रहा जो कि इस फंक्शनल को मिनिमाइज करें, बल्कि ऐसे कर्व्स जो कि इस फंक्शनल की वैल्यू, जब वो कर्व्स देखें यहां पे भी y ही है, ऐसे कर्व्स मैं निकालना चाह रहा हूं जो इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट भी करें और अगर इस फंक्शनल में डाला जाए उन कर्व्स को तो इस फंक्शनल की वैल्यू जो है वो l आए। इस तरह के जो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम मैंने डिफाइन किए थे, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन और रिकॉल यू वंस अगेन कि हमने डिडोज प्रॉब्लम भी किया था कि गिवन लेंथ है, यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व y ऑफ x विच कवर्स मैक्सिमम एरिया, और इसकी मॉडलिंग भी हमने की थी। मैक्सिमम एरिया अगर हम प्लेन में बात कर रहे हैं, अदरवाइज जो है वो सरफेस भी हो सकती है। तो गिवन लेंथ जो है ना, ये L जो है ये आपका गिवन लेंथ के कोरस्पॉन्ड होता है, यानी कि लेंथ ऑफ द कर्व इज डिफाइंड बाय सम फंक्शनल, तो जो कि उसका L। तो आप ऐसे कर्व्स ढूंढ रहे हैं L लेंथ वाले कर्व्स, फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में L लेंथ वाले कर्व्स जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हो। अब इस तरह टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी अज्यूम दैट द फंक्शंस f and g defining the functional jy and ky have continuous first and second derivatives in a, b for arbitrary values of
y एंड y प्राइम के लिए आर्बिट्री वैल्यूज के लिए ये कर्व्स जो हैं कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इनके हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं जैसे हमारे मोटिवेशन है कैलकुलस के मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम से हम क्या करते थे, हम एक फंक्शन बना लेते थे v f प्लस लैम्डा g और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर मैक्सिमम वैल्यूज निकालते थे इस v की। और v क्योंकि लैम्डा हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, लैग्रांज मल्टीप्लायर था, तो v should be treated as a function of the variables in which f and g are dependent and lambda। ठीक है, इसी तरह ये फंक्शनल जो है इनसे मैं एक नया फंक्शनल जो है वो कंस्ट्रक्ट करूंगा बाय डिफाइनिंग लैम्डा जो है लैम्डा इनटू के एंड दिस फंक्शनल। लेट्स डू दिस वन। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, जो आयलर्स थ्योरम, आयलर्स रूल या आयलर थ्योरम भी कहते हैं, बाज बुक्स कहती हैं, बाज बुक्स नहीं यूज करती। गिवन द फंक्शनल दिस वन, let the admissible curves, the curves interpolating these points and this is equals ऐसे कर्व। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे कर्व्स जो कि इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट कर रहे हों और इस फंक्शनल में वो कर्व हम डाल लें, तो इस फंक्शनल की इसको इवेल्युएट करें तो आंसर क्या है, रियल नंबर एल आए। उन फंक्शनल्स में से हम मिनिमाइज करने वाला इस फंक्शनल का कर्व जो है वो निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेयर ky is another functional, ky is another functional and let jy have an extremum for y equals yx। अगर ये एक्सट्रीम कर्व इसका है jy का, interpolating these points and making this functional equals l, then if is not an extreme of ky और ये ky का एक्सट्रीम कर्व नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट लैम्डा सच दैट द yx इज द एक्सट्रीम कर्व ऑफ दिस फंक्शनल, वेयर f जो है वो आपका इंटीग्रेंट ओरिजिनल j फंक्शनल का है और g जो है वो इंटीग्रेंट है आपका जो कंस्ट्रेंट है k ऑफ y। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना कि इफ द कर्व्स y इक्वल्स yx is not an extremal of ky, एक्सट्रीम कर्व क्योंकि ये खुद से भी तो फंक्शनल है, इसका एक्सट्रीम कर्व नहीं होना चाहिए yx जो है, इसको सिर्फ एक रियल वैल्यू डिसाइन करे जो कि हमने फिक्स की हुई है l के। तो हम कहते हैं कि वो अगर y इस प्रॉब्लम का, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का एक्सट्रीम कर्व है तो y इनफैक्ट ये जो फंक्शनल हमने डिफाइन किया है इसकी भी एक्सट्रीम वैल्यू होगा। इस फंक्शनल का नाम फॉर द टाइम बिंग मैं लेट से h रख देता हूँ, इसकी भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी y ऑफ x। इसका मतलब है कि अगर ये h फंक्शनल मैंने नया इस तरह डिफाइन कर दिया है तो वेरिएशन ऑफ h इक्वल 0 से जो आयलर लैग्रांज इक्वेशंस आएंगी, आयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो मेरी आएंगी वो इस फंक्शनल के लिए y ऑफ x उस आयलर लैग्रांज इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। अब लेट्स से कि राइट डाउन द आयलर लैग्रांज इक्वेशंस फॉर दिस h। इस h के लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होंगी, पार्शियल h ओवर पार्शियल y माइनस d ओवर dx पार्शियल, और h का जो इंटीग्रेंड है वो ये कंप्लीट है, उसको मैं h प्राइम से डिनोट कर देता हूं। लेट्स से एक h प्राइम नहीं h स्टार कर दें, प्राइम तो हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योर h स्टार इक्वल्स f प्लस लैम्डा g। तो इस h फंक्शनल के लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशंस क्या होंगी, पार्शियल h स्टार ओवर पार्शियल y, पार्शियल h स्टार ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल्स नॉट, ये होंगे। अब h स्टार इसके इक्वल है तो आप डाल दें, आपका क्या बन जाएगा, ये पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्लस लैम्डा पार्शियल g ओवर पार्शियल y, अभी मैंने सिर्फ एक की वैल्यूएट की है, माइनस d ओवर dx
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस लैम्डा पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई प्राइम। लैम्डा जो है ये रियल नंबर है, इक्वल 0। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, लैम्डा वाली टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर रहा हूँ, माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया मैंने, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट। ये मेरा बन गया। ये मेरी जो है आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन है फॉर कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शनल्स। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यही लिखी हुई है, लेकिन पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह सबस्क्रिप्ट वाई लिख सकता हूं, माइनस डी ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा जी ऑफ वाई माइनस डी ओवर डी एक्स जी वाई प्राइम इक्वल्स नॉट। सो दिस विल बी द आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन जिसको हम कंस्ट्रेंट फंक्शनल की मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व किया करेंगे। इफ y of x is the extreme curve of this one, then y of x must satisfy this equation। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका सोल्यूशन जरूर होगा। अगर कोई फंक्शनल हमें दिए गए हैं तो हमने एक्सट्रीम कर्व्स निकालने हैं कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, तो हम इस इक्वेशन को जो है, जो कि यहाँ पे इक्वल्स 0 है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी। लेट्स डू एन एग्जांपल, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि ये जो है किस तरह हमने अप्लाई करना है और ये प्रॉब्लम किस तरह के होंगे। अभी मैंने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया था, ये एग्जांपल उसकी ही एक पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर जो है केस बन रहा है। अमंग ऑल कर्व्स ऑफ लेंथ L, अब एक कर्व की लेंथ क्या होता है उसका फंक्शनल हमने बताया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम लेट्स से इन फर्स्ट इनिशियल पॉइंट टू लास्ट इनिशियल पॉइंट और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ये कर्व की लेंथ के कोरस्पॉन्ड जो है ये फंक्शनल है। अमंग ऑल कर्व्स ऑफ लेंथ ऑफ L इन द अपर हाफ प्लेन, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हैं अपर हाफ प्लेन में, वी कैन नॉट गो डाउन दिस वन। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो अपर हाफ प्लेन जो है वो ये आपका बनता है सारा, ठीक है। डाउन नहीं हम जा सकते। थ्रू द पॉइंट्स, अब कर्व्स कहां से पास हो रहे हो, माइनस ए नॉट एंड ए नॉट, इन दो पॉइंट से, यानी कि पीछे अगर कंपेयर करूं तो ये ए और कैपिटल ए था, ये बी और कैपिटल बी था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स देंगे। फाइंड द वन विच टुगेदर विद द इंटरवल एनक्लोजेस द लार्जेस्ट एरिया। अब लेंथ एल वाले कर्व, कई कर्व हो सकते हैं, लेट्स से कि ये कर्व है, इंटरपोलेट कर रहा है इस कर्व की, ये जो लेंथ है ये एल है, लेंथ ऑफ द कर्व इज एल, लेकिन हमने इसका एरिया जो कवर्ड एरिया है अपर हाफ प्लेन के साथ, उसको हमने ऐसा कर्व निकालना है जो कि मैक्सिमाइज कर रहा हो, एरिया को मैक्सिमाइज कर रहा हो। ये है फॉर एग्जांपल, ये है एरिया को, ऑफ कोर्स ये जो है ये मैक्सिमाइज कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व y फंक्शनल क्या बन गया, जे वाई इक्वल्स माइनस ए टू ए वाई ऑफ एक्स। वाई ऑफ एक्स हमने निकालना है, डी ऑफ एक्स। एरिया अंडर द कर्व ये होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमने किया भी हुआ वैसे, वो ये फंक्शनल बन गया, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व ये फंक्शनल बन गया हमारा। अब ये y जो है इसने इंटरपोलेट करना है, तो इसका मतलब है y ऑफ माइनस ए ये भी 0 है और y ऑफ a भी 0 है। तो ऐसे कर्व हमने निकालने हैं
जो कि इन पॉइंट से पास करें, एरिया इसको मैक्सिमाइज, इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज कर रहे हो, और जिनकी कर्व्स की लेंथ जो है, और कर्व की लेंथ जो है वो ये फंक्शनल बनता है, कर्व्स की लेंथ जो है वो LO इक्वल्स L। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हमने क्या करना है, हमने एक नया फंक्शनल बना लेना है, h माइनस a टू a f प्लस लैम्डा g dx। अब f मेरा क्या है, f मेरा y है, g मेरा जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। अब इस तरह के फंक्शनल के लिए हमने आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो अभी चेक किए हैं कि वो किस तरह की बनेंगी। तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन मेरी क्या थी, f ऑफ y माइनस डी ओवर डी एक्स f ऑफ y प्राइम प्लस लैम्डा g ऑफ y माइनस डी ओवर डी एक्स g ऑफ y प्राइम इक्वल्स नॉट। ये मेरी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस थी। इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरा पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। f ऑफ y क्या बनेगा मेरा, f ऑफ y मेरा 1 होगा, f ऑफ y प्राइम मेरा 0 होगा, g ऑफ y जो है 0 होगा क्योंकि y यहाँ पे कहीं है ही नहीं, g ऑफ y प्राइम जो है ये हमने कई बार कैलकुलेट किया हुआ है, y प्राइम ओवर प्लस y प्राइम स्क्वायर, ये होगा। अब ये सब वैल्यू जो है ये यहाँ पे डाल दें आप आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस में, एंड वी हैव टू सॉल्व दीज आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस। इनको सॉल्व भी करना होगा। तो ये आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 1 माइनस डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ वाई जो है, एफ ऑफ वाई प्राइम मेरा 0 है तो ये 0 बन जाएगा, प्लस लैम्डा जी ऑफ वाई जो है वो 0 है, माइनस डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 0। ये मेरा बन गया, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि डी ओवर डी एक्स, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 1। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट करने से मेरे पास, क्योंकि वाई प्राइम, वाई मैंने निकालना है, वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस सी, लेट्स से कांस्टेंट सी। यहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने निकालना है y, तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अगर लैम्डा y प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स x प्लस c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मैं इन बोथ साइड्स का स्क्वायर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आई विल हैव लैम्डा स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मैं दूसरी तरफ ले गया हूं। अब जो है वाई प्राइम स्क्वायर मैंने कैलकुलेट करना था, वाई प्राइम स्क्वायर को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूं इनफैक्ट, तो वो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया हूं, यहां पे मेरा एक्स प्लस सी स्क्वायर ही बचेगा। वाई प्राइम स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो दैट विल बिकम एक्स प्लस सी कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस सी का स्क्वायर। अल्टीमेटली y प्राइम जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस सी, आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ पे पहले ही मैंने वैसे स्क्वायर रूट डाल दिया था, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेट मैं कर सकता हूँ वेरिएबल। तो मेरा y जो है वो इनफैक्ट क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस सी लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी को मैं अगर ऊपर ले जाऊं, जैसे मैं इंटीग्रेशन इसकी करना चाह रहा हूं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड कंप्लीट जो है इसकी -1 आगे एक्स प्लस सी ही होगा। तो ये यहाँ पे मैं डी ऑफ एक्स, इसको मैं एक्चुअली इवेल्युएट करना चाह रहा हूं। अब ये मेरा कंप्लीट एफ ऑफ एक्स है, उसकी पावर कोई भी, एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव -2 होना चाहिए, तो मैं -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, यहां पे ये -2 लिख देता हूं। तो एफ ऑफ एक्स जो कि ये है, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो पावर वो लॉ जो है वो मैं यूज कर लूंगा। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट -1/2 यहां पे आएगा, +1 हो जाएगा, -1/2 एज इट इज रहेगा, बाय डिवाइडेड बाय -1/2 +1। ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरा y जो है, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का भी मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेट जब मैंने किया है तो प्लस लेट से c1। सो मैं y इक्वल्स ये 1/2 बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट प्लस c1। This is my solution. Let's investigate this solution further. कि ये तो हमारा y आ गया, कि ये बनता क्या है। इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस c1 स्क्वायर इक्वल्स माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मैंने कर दिया है, तो ये खत्म हो जाएगा। सो आई विल हैव y माइनस c1 स्क्वायर प्लस x प्लस c स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट c1, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है तो -c एंड c1, ये इसका सेंटर है। तो अपर हाफ प्लेन में हमने निकालना था, इसका मतलब है अपर हाफ प्लेन में ये कोई सर्कल है जिसका -c और c1 उसके जो है सेंटर है सर्कल का, और आपका जो है -a0 ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है a0 पॉइंट है, तो दैट विल बी सम आर्क ऑफ द सर्कल। अब हमने c1 c2 सेंटर जब तक नहीं पता चलता तब तक हम जो है इस सर्कल को प्लॉट भी नहीं कर सकते, और हमें लेंथ l वाला जो है वो आपको कर्व भी नहीं मिल सकता। हमने बाउंड्री कंडीशंस कहीं भी यूज नहीं की जो कि हमें दी गई थी, -a इक्वल्स y ऑफ a इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन में
ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं ये आप पुट कर दें एंड गेट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2. लेट मी डू समथिंग. y ऑफ a अगर मैं पुट करता हूं तो वो भी 0 है, तो 0 माइनस C1 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या रखी है हमने, a प्लस c स्क्वायर, और वो क्या होना चाहिए, इक्वल्स y ऑफ 0 इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर. ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास. दूसरी इक्वेशन माइनस a रखने से माइनस C1 स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. अब इन दो इक्वेशन से आई विल ट्राई टू गेट द सोल्यूशन, और ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा. सिंपली एक वैल्यू जो है, एक कांस्टेंट की वैल्यू मैं डिटरमिन कर देता हूं, दूसरे की आप खुद ही जो है वो निकाल लेंगे. इन दो इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से ये मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा C1 स्क्वायर. तो आई विल हैव a प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस a स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन से ये भी 0, ये 0, ये माइनस होना था, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, ये माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल 0. इन अदर वर्ड्स a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर जो है ये हमारे पास होता है 4ac इक्वल्स नॉट के. नाउ लेट मी सी कि c तो कांस्टेंट था, 4 कैन नॉट बी इक्वल 0. a जो है ये भी हमारा 0 नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट the minimization or maximization of the curves which passes through minus a0 and a0. अगर ये 0 हो जाए तो we will be at origin, तो a भी 0 नहीं हो सकता. so we are left with only the case कि हमारा ये constant जो है ये 0, c constant जो है ये 0. अब c constant equal 0 की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करके यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द C1. फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं C0 डालता हूं तो आई विल हैव C1 स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो C1 इक्वल्स प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये आपके पास होगा. अब मैं देखता हूं कि C1 की नेगेटिव वैल्यू तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर C1 की नेगेटिव वैल्यू ले लूंगा तो मेरा सेंटर जो है वो माइनस C और C1 है. C1 की नेगेटिव वैल्यू ले लूंगा तो इस प्लेन पे मेरा जो सेंटर होगा सर्कल का वो नेगेटिव पे चला जाएगा. सो आई विल टेक C1 इक्वल्स lambda square minus a square. So this will be the center of the my सर्कल, और उसकी आर्क, ये सर्कल जो है इन पॉइंट से जरूर पास करेगा माइनस a और a से. ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है. यहाँ पे x इक्वल्स अगर C1 की मैं ये वैल्यू ले लूँ तो आप देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी और 0 आंसर आएगा इन पॉइंट्स को अगर विद दीज वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है वो हम निकाल लें. So for a given length, एक given length दी गई हो, given points दिए गए हो, तो maximum area जो curve cover करता है with the given length in the plane, that will be arc of circle. और वो arc circle की किस तरह की है ये भी हमने उसका center भी निकाल दिया और उसका radius जो है वो lambda के equal होगा, और lambda भी जो है वो हम determine कर सकते हैं by using the constraint L. So this is the procedure how you will get the maximization or minimization problems for certain functional which depends upon the which satisfies certain constraints in the form of functional also.
अब इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट स्लाइड पे हमने इसी प्रॉब्लम को दोबारा से मैंने लिया हुआ है। अब अगर नोटिस करें कि ये जो फंक्शनल मैंने h बनाया था, h इक्वल्स माइनस ए टू ए एफ प्लस लेमडा जी डी एक्स। अब इसका नाम अगर l, इंटीग्रेंट का नाम l रख रहे हैं तो l जो है वो इनफैक्ट x पे कहीं भी एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, y और y प्राइम पे ही जो है वो डिपेंड कर रहा है। हमने तो इस तरह के फंक्शनल विच डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके लिए आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन की एक बड़ी अच्छी जो है हमने फॉर्म पढ़ी हुई थी कि ये फॉर्म है इक्वल्स कांस्टेंट। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि क्या वही जो है आयलर-लैग्रेंज की जो फॉर्म हमने पढ़ी थी कि अगर हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की ये फॉर्म बन जाती है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये इससे भी क्या हमारा वही आंसर आता है कि नहीं, वी रीच एट द सेम सोल्यूशन और नॉट, इसको हम चेक करेंगे। अब तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास l जो है ये है, तो l हमारा क्या बन जाएगा, इनफैक्ट y, ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी, y प्लस लेमडा 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, ये l है हमारा कंप्लीट। दिस f प्लस लेमडा, दिस इज g, दिस इज माई f एंड दिस इज माई g। तो ये आपका कंप्लीट l है माइनस y प्राइम। अब l का विद रिस्पेक्ट टू l क्या है हमारा, y प्लस लेमडा 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। अब l का पार्शियल डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, ये वही बनेगा लेमडा y प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। तो ये लेमडा y प्राइम ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट का नाम मैं लेट्स से c रख देता हूं। नाउ लेट अस सी के भाई इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वो ही इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है कि नहीं। तो वी हैव सीन कि इस तरह ये हमारा जो है इस इक्वेशन से ये बन गया। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेने से ये मेरा बनेगा 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, सिंप्लीफाई मैंने करना है, लैम्डा वाई प्राइम स्क्वायर, यहाँ पे y इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बचेगा, लैम्डा प्लस लैम्डा वाई प्राइम स्क्वायर, और क्योंकि इक्वेशन है दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द एलसीएम। ये दो सेम है, कैंसिल हो गए, और वी विल हैव y into 1 plus y prime square plus lambda equals c 1 plus y prime square. Okay, so I have to pass on. I can get this one y minus c कॉमन आ सकता है, इस टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ और इससे कॉमन जो है y प्राइम स्क्वायर आ रहा है, और लैम्डा को माइनस लैम्डा मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले गया हूँ माइनस सी, इस टर्म को इस तरफ ले गया हूँ और लैम्डा को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया हूँ। आई हैव दिस वन। अब मैंने स्क्वायर करें बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई प्राइम स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। अब ये मेरा क्या, मैं एक्चुअली y प्राइम निकालना चाहता हूँ, y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर y माइनस सी स्क्वायर। y प्राइम इनफैक्ट क्या मेरा बन जाएगा
y माइनस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय y माइनस सी। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप ये मेरा क्या है, dy ओवर dx है। अब आप देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करें, माइनस लैम्डा स्क्वायर y माइनस सी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, इसको मैंने आई कैन राइट इट एज y माइनस सी इंटू एंड इंटीग्रल y माइनस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट dy इक्वल्स इंटीग्रल dx प्लस अ कांस्टेंट c1। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो x के लिए हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह हमारा सिर्फ y में आ गया एंड वी आर गेटिंग कि यहाँ पे हमारा वी विल हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन, वी विल हैव exactly same solution. So you have to complete it yourself. Exactly वही इंटीग्रल बन रहा है, पहले x में था अब y में। कॉन्स्टेंट्स जो है वो सेंटर आपके सर्कल का वही सेंटर रहेगा। तो ये जस्ट आप चेक कर सकते हैं, जस्ट इंटीग्रेशन है और आई हैव डन इट सेवरल टाइम, और फिर स्क्वायर लेके सेम इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। कॉन्स्टेंट्स में भी डिफरेंट हो लेकिन अल्टीमेटली बाउंड्री कंडीशन यूज करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम ही आएंगी। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड? इस स्लाइड का ये कंक्लूजन था कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी जो हमने टेक्निक्स जो हैं, जो फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिकेशन, ये सिंप्लीफाइड आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म हमने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए नहीं किया था, लेकिन कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन कंडीशंस वही चेक करेंगे कि नया जो फंक्शनल हमने कंस्ट्रक्ट किया है एच, वो क्या इंडिपेंडेंट है, उसमें क्या एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के। नहीं, अगर नहीं आ रहा तो हम वो जो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम्स या सिंप्लीफिकेशंस हमने की थी उनको वी कैन यूज दैट वन। अब एक और एग्जांपल है जो कि हमने सॉल्व करनी है। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इक्वल्स दिस वन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये पहले भी कंस्ट्रेंट था एंड दिस वन। इसको हम सॉल्व करते हैं जरा डिटेल में। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एच जो फंक्शनल है वो क्या बनेगा, दैट विल बी 0 to 1 y स्क्वायर प्लस लैम्डा y प्राइम स्क्वायर dx। अब मेरी आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या बनेगी? आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस मेरी होती हैं f ऑफ y माइनस, लेट मी राइट डाउन, माइनस d ओवर dx f ऑफ y प्राइम प्लस लैम्डा इंटू g ऑफ y माइनस d ओवर dx g ऑफ y प्राइम इक्वल्स नॉट। ये मेरी आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन होती हैं इस तरह की फंक्शनल की। मेरा f ऑफ y क्या है, ये 2y है, f ऑफ y प्राइम ये 0 है, g ऑफ y ये 0 है, g ऑफ y प्राइम जो है ये 2y प्राइम है। ये इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 ऑफ y माइनस 0 प्लस लैम्डा g ऑफ y 0 माइनस d ओवर dx 2y प्राइम सारा इक्वल 0। तो आई एम हैविंग y माइनस y डबल प्राइम lambda equals 0. In other words, I am having this equation y double prime minus 1 over lambda y equals 0 as my Euler-Lagrange equation for this problem. ये यहाँ पे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है जो कि Euler-Lagrange इक्वेशन है। अब ये मेरी Euler-Lagrange इक्वेशंस जो है ये इनफैक्ट पर्टिकुलर टाइप है एसएल सिस्टम की। वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स, सॉल्यूशन इसके निकालने। पहला केस क्या है कि भाई y डबल डैश इक्वल्स 1 ओवर लैम्डा y।
अब हमने ये किया हुआ है 1 ओवर लैम्डा y अगर 0 हो जाए तो हमारा क्या बनता है सोल्यूशन? सोल्यूशन बनता है y ऑफ x इक्वल्स c1x प्लस c2। और एसएल सिस्टम में आपको याद होगा कि इसको हम कहते थे ये आइगन वैल्यू है, और सोल्यूशन को यानी कि y को हम कहते हैं ये आइगन फंक्शन है। इन अदर वर्ड्स आई एम लुकिंग फॉर द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। अब जो है ये बाउंड्री कंडीशंस यूज करें, y ऑफ 0 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें ऐसा सिस्टम का चाहिए होता है। y ऑफ 0 इक्वल 0 करने से मेरे पास c2 0 आ जाता है। c2 0 करने से y इक्वल्स c1 x मेरा रह जाता है, और y ऑफ 1 इक्वल 0 करने से मेरे पास c1 भी 0 आ जाता है। Hence I am having trivial solution for this case। तो ये तो मैं नहीं यूज करूंगा। Whenever 1 over lambda greater than 0 होगा तो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या, d स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स आएंगी प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है, ये आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सोल्यूशन है y ऑफ x इक्वल्स c1 e रेज टू पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x को मैं म्यू कह लेता हूं, म्यू ऑफ x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस म्यू ऑफ x। बाउंड्री कंडीशंस मैं यूज करता हूं। बाउंड्री कंडीशंस यूज करने से ये मेरे पास क्या आता है, y 0 पे c1 प्लस c2 इक्वल्स नॉट आता है, y इक्वल्स 1 पे c1 प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस म्यू आता है, यहाँ पे e रेज टू पावर म्यू इक्वल 0 आता है। ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इन अदर वर्ड्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो c1 c2 नॉन जीरो होंगे, तो तब हमारे पास y ऑफ x नॉन ट्रिवियल y ऑफ x आएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम का तब होता है जब आपका मैट्रिक्स जो कि इस केस में a क्या बन रहा है 1 1 e रेज टू पावर म्यू e रेज टू पावर माइनस म्यू, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0, इसका डिटर्मिनेंट ये बनता है माइनस e रेज टू पावर म्यू इक्वल 0। ये जो है ये 0 नहीं हो सकता अनलेस कि आपका म्यू जो है वो 0, और म्यू 0 का मतलब है कि आपका लैम्डा जो है ये इन्फिनिटी हो, क्योंकि म्यू इक्वल्स 1 ओवर लैम्डा दिया। सो दिस केस आल्सो गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन। द थर्ड एंड द लास्ट केस इज ओनली 1 ओवर लैम्डा जो है लेस देन 0। तो हम जो है 1 ओवर लैम्डा को पुट कर लेते हैं लेट्स से माइनस म्यू स्क्वायर, वेयर म्यू इज सम रियल नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास y ऑफ x जो है ये c1 साइन म्यू x आएगा प्लस c2 कॉज ऑफ म्यू x आएगा। अब बाउंड्री कंडीशंस में यूज करता हूं। y ऑफ 0 जो है वो मुझे 0, ये मुझे c2 0 दे देगा। इसका मतलब है y ऑफ x इक्वल्स c1 साइन ऑफ म्यू x आएगा, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। और y ऑफ 1 जो है ये 0 जो है ये हमें देता है कि c1 साइन ऑफ म्यू जो है ये 0 है। अब c1 0 ले लूं तो ट्रिवियल सोल्यूशन, लेकिन साइन ऑफ म्यू जो है ये भी 0 हो सकता है। म्यू का क्या होगा n पाई, और n इक्वल्स 1 2 3, क्योंकि 0 लेंगे तो म्यू 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है लैम्डा इन्फिनिटी उसके लिए कोई आइगन फंक्शन नहीं है। सो दिस इज इन फैक्ट द आइगन फंक्शंस म्यू n इक्वल्स n पाई, और सॉल्यूशंस क्या बन गए yn इक्वल्स साइन n पाई x, और c1 जो है ये साथ आपका कांस्टेंट। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द दिस प्रॉब्लम आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की। अब ये एक सॉल्यूशंस नहीं है, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं। इसीलिए हमने जो है हमने ये सीखा था कि सॉल्यूशंस ऑफ दिस एसएल सिस्टम इनफैक्ट उसको आइगन फंक्शंस के सम में लिखा जा सकता है। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द नेक्स्ट स्लाइड y एज अ सुमेशन i इक्वल्स 1 to n
सी आई साइन म्यू आई एक्स, और एन पाई एक्स भी मैं डाल सकता हूं यहां पे। इसको इन्फिनिट सीरीज की सम में मैं लिख सकता हूं, और ये मैंने रिजल्ट्स आपको दिखाए थे कि एसएल सिस्टम के जो आइगन फंक्शंस होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स जो है ये एसएल सिस्टम का एक कंपोनेंट है, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर ये बताऊंगा, अभी बताया हुआ है वैसे। अगर आप चाहें तो आप आर ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस केस में आर ऑफ एक्स जो है वो 1 है, क्योंकि एसएल सिस्टम जनरली ये होता है पी वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इक्वल्स नॉट, ये ऐसा सिस्टम होता है। अब क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे 0 है, क्योंकि वाई वाली टर्म में 1 ओवर लेमडा सिर्फ ये, आर ऑफ एक्स जो है ये 1 है, पी भी 1 है, तो इसी से ये इक्वेशन जो है पर्टिकुलर वैल्यूज पी क्यू और आर की मैं ले लूं तो ये बन जाएगी। और मैं कौन सी कह रहा हूं वो आपको मैंने बता दिया कि पी 1 लें, क्यू 0 लें, आर जो है 1 लें, तो आपका ये ऐसा सिस्टम जो है ये बन जाएगा। So, in the next slide, I am going to write down the solutions of this Euler-Lagrange equation, जो कि मेरे constraint functionals के साथ आई थी। constraint problem का जो Euler-Lagrange equations की solutions हैं, वो eigen functions जो ऐसा system मेरा Euler-Lagrange equations आ रही हैं, उसके sum में मैं infinite sum में जो है वो लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो eigen functions जो है उसको मैं लिखूंगा इन्फिनिट वैल्यूज इन्फिनिट सम में n इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी सी एन साइन एन पाई एक्स जो है, और उन पे इवेल्युएट करूंगा अपने फंक्शनल्स को। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकालनी है। तो ये देखें, द सोल्यूशन इज दिस वन। यहां तक जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वेयर वाई एन इक्वल्स साइन एन पाई एक्स। अब सोल्यूशन है क्या, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। वी कैलकुलेट द जे वाई एंड के वाई फॉर दिस फंक्शंस। जे ऑफ वाई जो था ये मेरा क्या था, लेट मी राइट डाउन हियर कि इस प्रॉब्लम के लिए जे ऑफ वाई मेरा 0 to 1 वाई स्क्वेयर dx था, और k ऑफ y मेरा जो कि k स्क्वेयर के इक्वल मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, दिस इज इन फैक्ट इक्वल्स 0 to 1 y प्राइम स्क्वेयर dx। ये मेरे थे। अब ये सॉल्यूशंस आए हैं मेरे आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन के, ये सॉल्यूशन आया, तो मैं अपने फंक्शनल को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि मेरे फंक्शनल बनते क्या हैं, और अल्टीमेटली इसका रिलेशनशिप देखूंगा k ऑफ y जो कि मुझे दिया गया है। तो j ऑफ y मेरा ये है, जो कि यहां पे भी मैंने रिकॉल आपको करवाया। तो y को मैं दो डिफरेंट इंडिसेस में लिख लेता हूं, n इक्वल्स 1 एंड m इक्वल्स 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं y इंटू वाई को, इंडिसेस सेम होना जरूरी नहीं है। अब ये काम हमने पहले भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि सी एम एन ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज भी डिटरमिन की जा सकती हैं बाय द वे। ये सब जो है सुमेशन बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल जो है वो अंडर आ जाएगा। वी हैव दिस वन। ये इफ m इक्वल्स n होता है, देन दिस इंटीग्रल हैज वैल्यू 1/2। इनफैक्ट 1 वैल्यू होती है इस इंटीग्रल की। अगर ये m नॉट इक्वल्स टू n है, देन दिस इंटीग्रल इज 0। ये इंटीग्रल जो है 0 है या 1/2 है इफ m इक्वल्स n। और इसको आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी, अगर आपने इसको साबित करना हो, जो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस इंटीग्रल की वैल्यूज m इक्वल्स n के लिए जो है 1/2 है, और m नॉट इक्वल टू n के लिए ये 0 है। अगर आपने इसको साबित करना हो तो आप क्या करते हैं, आप ये प्रोडक्ट है ना, इसको सम में जो है वो कन्वर्ट करते हैं।
आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, ये सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूं, साइन n पाई x साइन m पाई x। अब इसको आप एज अ सम में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल्स होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये डाल लें, इंटीग्रेट कर लें, यू कैन प्रूव दिस वन। अदरवाइज मैंने इससे भी ज्यादा जेनेरिक रिजल्ट जो है वो स्टर्म ल्यूविल का ज्यादा जेनेरिक रिजल्ट आपसे डिस्कस किया हुआ है। वो ये कहता है कि स्टर्म ल्यूविल की आइगन फंक्शंस जो हैं ये विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स, अगर आइगन फंक्शन एक v1x है एक v2x है, ये ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन r ऑफ x। और ये अगर आप याद रखें y डबल डैश माइनस 1 ओवर लैम्डा y इक्वल 0, यहाँ पे हमारा r ऑफ x जो है वो क्या है 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ये आइगन फंक्शंस थे, ये आइगन फंक्शंस थे, तो r ऑफ x 1 है, तो इसका मतलब है 0 to 1 vix vjx जो है ये 0 होगा। उससे भी हमारा जो है ये काम चल रहा है कि ये इंटीग्रल 0 होगा। अल्टीमेटली j ऑफ y की ये वैल्यू आ गई, तो m इक्वल्स n जब करेंगे तो cn स्क्वायर हो जाएगा 1/2, आपको पता है ये यहां से आ रहा है 1/2। ठीक है, when m इक्वल्स n होगा, तो j ऑफ y की वैल्यू जो है वो ये आ गई आपकी। इसी तरह मैं कैलकुलेट करूंगा k ऑफ y, जो कि मुझे दिया गया है कि दिस इज इक्वल्स k स्क्वायर, लेकिन इस y के लिए मैं ये कैलकुलेट करूंगा। लेट्स डू दिस वन। सो वी हैव k स्क्वायर इक्वल्स k ऑफ y which is the prime of this one. अब prime y equals summation n equals 1 to infinity cn sin n pi x, उसका प्राइम जो है ऑफ कोर्स n pi बाई चला जाएगा, cos ऑफ n x होगा। y प्राइम स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मैं cos यहाँ पे होना चाहिए, इट्स अ टाइपिंग एरर लेकिन इट डजंट मैटर, मैंने आपको बता दिया cos होना चाहिए यहाँ पे, तो mn आ जाएगा cos m, यहाँ पे ये भी ऑर्थोगोनल, ये 1/2 if m equals n, m is not equal to n, this is 0. So we will have when m equals n, cn square m square n square cn square 1/2, ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये आ जाए। अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है कि इसको हम विच कैन बी रिटन एज c1 स्क्वायर n इक्वल्स 1 वाली टर्म जो है वो मैं इकट्ठा सेपरेट कर रहा हूं यहां से, तो 1n1 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर c1 स्क्वायर 1/2, बाकी प्लस सुमेशन n इक्वल्स 2 to infinity वाली टर्म्स मैंने वैसे ही रख दी हैं। अब इसकी c1 स्क्वायर वैल्यू मैं इससे, क्योंकि ये इक्वल्स मुझे k स्क्वायर दिया गया है, तो इसकी मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन फैक्ट इक्वल्स k स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई माइनस this one summation n equals 2 to infinity n square pi square divided by pi square and cn square 1/2 divided by 2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, बता दिया मैंने किस तरह मैंने निकाल लिया है कि एक n इक्वल्स 1 को सेपरेट कर लिया है और उसमें से भी c1 स्क्वायर 1/2 की वैल्यू जो है k स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर माइनस दिस वन लिया। तो j ऑफ y जो हमने पिछली स्लाइड पे निकाला था कि j ऑफ y इक्वल्स दिस वन था, इसमें से भी फर्स्ट वैल्यू मैंने n इक्वल्स 1 की वैल्यू निकाली है, वो इसीलिए इसकी वैल्यू निकाल रहा था कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं इसकी जगह डाल दूंगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है। सो दिस एक्सप्रेशन गोज हेयर, तो ये मेरा जे वाई इक्वल्स के स्क्वेयर ओवर पाई स्क्वेयर माइनस सुमेशन दिस वन, ये सारा बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई मैं करूं तो के स्क्वेयर ओवर पाई स्क्वेयर माइनस दिस वन, ये बनता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन
कोई इसमें मसला नहीं है। ये क्या है, माइनस सी एन स्क्वेयर 1/2 कॉमन ले रहा हूं तो एन स्क्वेयर माइनस 1/2 ये मेरे पास बन रहा है। अब जो है, अब यहां पे एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक है। वो मैथमेटिकल ट्रिक क्या है कि मुझे पता है कि ये टर्म जो है सुमेशन सी एन रियल नंबर्स हैं और उनके स्क्वेयर्स हैं, दिस इज पॉजिटिव। 1/2 भी पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। अब एन स्क्वेयर माइनस 1 ये भी पॉजिटिव ही है बिकॉज एन मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से 3 4 अप टू सो ऑन हायर टर्म्स। ऑल दीज टर्म्स आर पॉजिटिव। इट मीन्स इस सीरीज की सुमेशन n इक्वल्स 2 टू इंफिनिटी सी एन स्क्वेयर 1/2 एन स्क्वेयर माइनस 1, ये इसकी हर टर्म जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस हो रही है तो इसका सम भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस हो रही है तो इसका मतलब है ये के स्क्वेयर ओवर पाई स्क्वेयर की जो भी वैल्यू है इसको कम कर रही है ये टर्म। अगर मैं इस पूरी टर्म को रिमूव कर दूं तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन जे ऑफ वाई जो कि इसके इक्वल था एंड द रिमेनिंग टर्म विच इज के स्क्वेयर ओवर पाई स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली जे ऑफ वाई छोटा हो जाएगा, दैट्स वाई हियर आई हैव दिस इनइक्वालिटी दैट जे ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू के स्क्वेयर ओवर पाई स्क्वेयर। ठीक है, ये इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई। ये इनइक्वालिटी क्यों इंटरेस्टेड हूं मैं इस इनइक्वालिटी में, ये अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, उस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। सी एन इक्वल्स अगर 0 हो जाए, एन इक्वल्स 2 3 4 के लिए C1 स्क्वेयर ये बन जाएगा और हमारा सोल्यूशन जो है वो ये बन जाएगा y इक्वल्स C1 n इक्वल्स 1 के लिए साइन पाई x और C1 की ये वैल्यू है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी पढ़ी थी, द फॉलोइंग इनइक्वालिटी वेयर UA इक्वल्स 0 UB इक्वल्स 0। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की है, हमने ये साबित किया है ना एनालिटिकली कि JY इज लेस देन इक्वल टू K ओवर पाई स्क्वायर। अब इसको ये वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी से अगर हम अप्लाई करना चाहें, हमारा A जो है पिछली एग्जांपल में 0 है, B जो है वो 1 है, सो वी हैव 0 to 1 y प्राइम स्क्वायर जो कि हमारा j ऑफ y बाय डेफिनेशन दिस इज j ऑफ y इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर b माइनस a, b की जगह 1 माइनस a, 0 to 1 u की जगह हमारा क्या है y स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये ही नहीं है हमारा j ऑफ y, इसी इनइक्वालिटी से हमारे पास ये नहीं आ रहा j ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू के स्क्वेयर, ये हमारा सॉरी ये वाला k ऑफ y था, ये हमारा j ऑफ y था, ये हमारा j ऑफ y है क्योंकि k ऑफ y हमारा 0 to 1 y प्राइम स्क्वेयर dy और इसको k स्क्वेयर के इक्वल दिया हुआ था। सो इफ दिस इज इक्वल्स k स्क्वेयर, j ऑफ y ये हो तो मेरा क्या बन रही है इनइक्वालिटी, k स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वेयर j ऑफ y, and in other words I am having j of y less than equals to k square over pi square। तो वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी जो है एग्जैक्टली वही बन रही है, वही रिजल्ट दे रही है जो कि हमने पिछले एग्जांपल में एनालिटिकली जो है वो प्रूफ किया है। तो ये एग्जांपल मैंने ली ही इसीलिए थी कि इसको हम एनालिटिकली सॉल्व करें और मैथमेटिक्स यूज करते हुए वी विल रीच एन इनइक्वालिटी जो कि हमारे पिछले रिजल्ट जो कि वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी है उसको वेरीफाई कर रहा है। वी आर एट द ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, इनफैक्ट टाइम खत्म हो गया। सो आज के लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के जो है वो प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल की लैंग्वेजेस में, इन अदर वर्ड्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की लैंग्वेजेस में जो है वो डिस्कस किए हैं और हमने जो है कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं और आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो डेवलप की हैं और एक एग्जांपल जो है उसके लिए वेरीफाई किया अपना पिछला रिजल्ट जो है। इसी जो कंस्ट्रेंट, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शनल्स हैं इसको मैं जनरलाइज करूंगा। अगर आपके पास
कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हों तो फिर आपकी आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस क्या बनेंगी. और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि विच इज़ अबाउट द डायरेक्ट मेथड्स. ये मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस. अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.